Assalamu alaikum everyone. Beta, can you hear my voice? Ariba, Ghania, beta, can you hear my voice? Yes, sir. Okay. Okay, that's all right. So we had finished in previous class. We had finished 20 minutes with Mrs. Judy Okentup. पिछली क्लास में हमने 20 minutes with Mrs. Judy Okentup खत्म कर लिया था. Is that right? गनिया बेटा बताएंगी कहाँ तक किया था हमने? चैप्टर फिनिश कर लिया था? Yes, sir. कर लिया था. Okay, so today we are going to start the poem that is the Solitary Reaper. आज हम एक और poem शुरू करने जा रहे हैं, उसका नाम है Solitary Reaper. एक मिनट वेट कीजिएगा बेटा, मैं अभी आपको जो है बता. So today we are going to start a poem. The name of the poem is The Solitary Reaper. If you have book selection from English verses, perhaps on page number 58. अगर आपके पास किताब है selection from English verses, तो उसका सेकंड पार्ट है, उसमें सफ़ा नंबर 58 पे ये नज़म दी गई है The Solitary Reaper and it's written by William Wordsworth. विलियम वर्ड्सवर्थ ने इसको लिखा है. उनको पोएट ऑफ नेचर कहा जाता है, शायर फितरत कहा जाता है, रोमांटिसिज्म के बेहतरीन शायर थे, बैलेट्स इन्होंने लिखी हैं. अच्छा, उस दौर में रोमांस कहा जाता था इश्क हकीकी को, अल्लाह तबारक व ताला की बनाई हुई दुनिया की चीज़ों की खूबसूरती बयान करने को रोमांस कहा जाता था. अगर कहे ये चांद तारे इतने सारे सब हमारे, तो कहा जाता था बड़ा रोमांटिक पोएट है भाई. लेकिन अब तो हमने उसको मफहूम ही चेंज कर दिया. बहरहाल, सो विलियम वर्ड्सवर्थ जो है वो रोमांटिसिज्म इनका ईरा था, दौर था जिसके ये शायर थे, और इन्होंने बैलेट्स बहुत अच्छी लिखी हैं. इसके अलावा जो है वो इन्होंने सोनेट्स भी, बड़ी मशहूर सोनेट्स लिखी हैं. Solitary Reaper, that was a famous poem by William Wordsworth when he was on his solitary walk to England. इन्हें घूमने फिरने का बहुत शौक था विलियम वर्ड्सवर्थ को, और जो है ये पैदल सफ़र ज़्यादा किया करते थे. स्कॉटलैंड के एक सफ़र पर वहाँ के सब्ज़ाज़ारों में घूमते हुए एक लड़की को देखा, और बस फिर क्या था, फिर ये शायरी कर दी इन्होंने सॉलिटरी रिपर के नाम से. क्या है? Okay. So what is it says? पहला स्टैंजा अभी हम इस नज़म का पढ़ने जा रहे हैं. Behold her single in the field. Behold her single in the field. Behold means watch. Watch her single in the field. Yon solitary highland lass. Yon means over there. Solitary alone. Highland, हाईलैंड कहते हैं स्कॉटलैंड में जो पहाड़ी इलाकों पे रहते हैं उनको हाईलैंडर्स कहा जाता है. सो हाईलैंड लेस, लेस का मतलब लड़की. Behold her single in the field, yon solitary highland lass. मैंने देखी एक लड़की खेतों में अकेले तन्हा काम करते हुए. वो मुझे हाईलैंडर लगती थी, ऐसा लगता था कि वो पहाड़ी इलाके की रहने वाली है. Reaping and singing by herself. She was reaping means cutting the crops and she was singing something. ये जो खातून थी, ये जो लड़की थी, ये फसल काटती जाती थी और कुछ गुनगुनाती जाती थी. Stop here or gently pass. कि जब मैंने उस लड़की को वहां देखा तो मैं तकरीबन रुक सा गया, या मैंने अपनी स्पीड कम कर दी, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे कदमों की आहट से उस लड़की को मेरी मौजूदगी का पता चल जाए और वो नगमा गाना बंद कर दे. अक्सर हम भी गाना गाने लगते हैं जब हम अकेले होते हैं, अपने काम में मसरूफ होते हैं, तो अपने आप कुछ गुनगुनाने लग जाते हैं. गुनगुनाते रहते हैं जब तक कोई आके इलाके में बोले ना भाई अब सर में दर्द हो गया, बस कर दो, बहुत गा लिया आपने. जब हमें एहसास आता है वो इतनी जोर से गा रहे थे. शी वाज सिंगिंग समथिंग.
She was busy in doing her work and she was singing something. The poet warns that we should be stopping there, or we should slow down our pace so that she will not be distracted and she will continue her work and singing as well. Alone she cuts and binds the grains. तन्हा अकेले वो फसलों को काटती है और उनके गट्ठर बना देती है. वो जो अनाज है उसको काटने के बाद उसको जो है वो गट्ठर बना देती है, बाइंड्स, उनको बांध देती है. एंड सिंग्स अ मेलनकोली स्ट्रेन्स. और वो लड़की मेलनकोली स्ट्रेन मींस सॉन्ग, और कोई ऐसा नगमा गाती है जो बहुत गमज़दा है, जो बहुत दुख वाला है. शायद कोई गजल है, मेहंदी हसन की कोई गजल गा रही, ओ मतलब कोई जो है वो दुखी आत्मा है इस औरत के बाद, ओ गमज़दा नगमे गा रही. और लिसन, for the well profound is flowing with the sound. जरा गौर से सुनिए, पूरी की पूरी वादी, well is short form of valley. Profound here means deep, लेकिन वो यहाँ मफहूम deeply है, मतलब गहराई में. It's overflowing deeply with the sound. कि पूरी वादी में उसी लड़की की आवाज गूंज रही है और ऐसा लगता है कि हर चीज उससे जो है वो मशहूर हो रही है, हर चीज उससे लुत्फ अंदोज हो रही है. उस लड़की की आवाज इतनी अच्छी है कि वो पूरी वादी में गूंज रही है और दरख्त भी उसकी आवाज सुन के झूम रहे हैं. So listen for the well profound is overflowing with the sound. कि पूरी की पूरी वादी ऐसा लगता है कि उसके गीत से झूम रही है, इतना अच्छा नगमा गा रही है. So in the first stanza, the poet has highlighted the meeting with a solitary girl. She was cutting the crops and she was singing to herself. It seemed that she was singing a sad song, but her song was so strong that it seemed the whole valley is listening to her. इतना अच्छा नगमा गा रही थी कि ऐसा लग रहा था कि पूरी की पूरी आबादी उसको सुन रही हो. नेक्स्ट स्टेंजा, कहाँ चला गया भाई. सो नेक्स्ट स्टेंजा में शायर ने कंपैरिजन दिया है. द पोएट हैज कंपेयर्ड द वॉइस ऑफ द गर्ल विथ टू सिंगिंग बर्ड्स. दूसरे स्टेंजा में शायर ने लड़की की आवाज को दो परिंदों से, नगमा गाने वाले परिंदों से मवाजना किया है. सो ही सेज, no nightingale did ever chant more welcome notes to weary bands of travelers in some shady haunt among Arabian sands. No nightingale. Nightingale is a singing bird. उसको हम उर्दू में बुलबुल कहते हैं. No nightingale did ever chant. Chant also means sing. इसका मतलब भी गाना होता है. किसी बुलबुल ने इतने अच्छे नगमे कभी नहीं गाए. इसका मफहूम ये हुआ कि वो शायर ने कंपैरिजन किया सिंगिंग बर्ड से और लड़की को जिता दिया. वो लड़की जीत गई भाई, ये बुलबुल हार गया. बुलबुल की आवाज जो है इतनी मजेदार नहीं है. No nightingale did ever chant more welcome notes to weary bands of travelers in some shady haunt among Arabian sands. More welcome notes. Notes नगमों को कहते हैं, शायरी को कहते हैं. To weary, weary means tired, थके हुए. Bands means group of people. Of travelers in some shady haunt. Shady haunt means in search of shade. वो मुसाफिर जो साए की तलाश में अरब के रेगिस्तानों से चलते हैं और जब वो थक हार जाते हैं उनको बुलबुल की आवाज सुनाई देती है, तो वो बुलबुल की आवाज उनके लिए वेलकम नोट होती है, वो उनके लिए खुशी की अलामत होती है. क्योंकि बुलबुल उस जगह पर होता है जहां पर ओएसिस मौजूद हो. ओएसिस एक ऐसी जगह को कहते हैं जहां पर जो है वो थोड़े से दरख्त भी हो और पानी भी हो. रेगिस्तान में एक नखलिस्तान होता है. नखलिस्तान का मतलब कि एक ऐसी जगह भी होती है जहां पर थोड़ा सा सब्जा भी, दरख्त उगे होते हैं, उनके बीच में पानी भी होता है. उसको इंग्लिश में ओएसिस कहा जाता है. तो जहां पर बुलबुल की आवाज आ रही हो, इसका मतलब ये कि यहाँ करीब में दरख्त भी मौजूद हैं और पानी भी मौजूद है. तो ये मुसाफिर जो थके हारे आ रहे होते हैं उनको ये आवाज इतनी अच्छी लगती है, वो खुश हो जाते हैं कि चलो अब हमें बैठने को साया भी मिलेगा और पीने को पानी भी मिलेगा. सो इट्स अ साइन ऑफ गुड लक फॉर दोज ट्रेवलर्स हु आर टायर्ड एंड हु आर कमिंग फ्रॉम फार ऑफ प्लेसेस. दूर दराज जगहों से थके हारे मुसाफिरों के लिए खुशी की अलामत होती है बुलबुल का नगमा. लेकिन ये शायर कह रहा है कि अगर वो लोग इस लड़की का नगमा सुन लेते ना, बुलबुल को भूल जाते.
पानी तो समझ लें बस बगैर पानी के जिंदा रहे फिर वो, ऐसा नगमा था. So now no nightingale did ever chaunt poor welcome notes to weary bands of travelers in some shady haunt among Arabian sands. इसके बाद कहते हैं a voice so thrilling never was heard. इतनी पुरजोश आवाज, इतनी जोशीली आवाज कभी ना सुनी गई. In spring time from the cuckoo bird. कुकू बर्ड कोयल को कहते हैं. बाहर के मौसम में कभी कोयल ने भी इतने अच्छे, इतने सुरीले, इतने सच्चे नगमे नहीं गाए. लो जी, अब सेमी फाइनल करा दिया उसका. पहले सेमीफाइनल में नाइटिंगेल से कंपैरिजन किया, बोले लड़की जीत गई. और अब उसके बाद कुकू बर्ड से कंपैरिजन, कोयल से, और उसमें भी कहा कि भाई ऐसा नगमा जैसे कोयल गाती है उससे भी अच्छा उस लड़की ने नगमा गाया. A voice so thrilling never was heard in springtime from the cuckoo bird, breaking the silence of the seas. समंदर की खामोशी को तोड़ देने वाली आवाज. समंदर अगर सुर है तो कोयल की आवाज संगीत है. समंदर अगर मेलोडियस है तो उसको समंदर अगर जो है मेलोडियस है तो उस मेलोडी को जो है वो शायराना बनाने के लिए वो कोयल की आवाज जो है वो काफी होती है. somebody थ्रिलिंग हेयर मीन्स enchanting, जादुई, जादू कर देने वाली आवाज. A voice so thrilling, enchanting, enthusiastic, ऐसी आवाज जो बहुत जोशीली हो, जिसको सुनकर जो है वो जोश आ जाए लोगों में. A voice so thrilling never was heard. इतनी जोशीली आवाज कभी नहीं सुनी गई. In spring time from the cuckoo bird. बाहर के मौसम में किसी कोयल ने भी इतने अच्छे नगमे नहीं गाए होंगे. कोयल की आवाज वैसे ही अच्छी होती है, लेकिन जब बाहर का मौसम आता है ना तो उसके नगमे बहुत अच्छे हो जाते हैं. वो असल में उसकी आवाज जो है वो प्रिडिक्शन दे रही होती है, एक जो है वो अनाउंसमेंट कर रही होती है कि आमदे बहार है, बाहर का मौसम आ चुका है. और जो फारदेस्ट हेब्राइट्स हैं, हेब्राइट्स मीन आइलैंड्स, हेब्राइट्स जजीरों को कहते हैं. ब्रेकिंग द साइलेंस ऑफ द सीज, कि वो समंदर की खामोशी को जो है वो तोड़ने वाली आवाज ये कोयल की होती है, जो दूर दराज जजीरों में भी ये बाहर की आमद का पैगाम जो है पहुंचा देती है. दूर दराज जजीरों में भी ये बता देती है कि मौसम बहार जो है वो शुरू हो चुका है. So in springtime from the cuckoo bird breaking the silence of the seas among the farthest Hebrides. तो ये दूसरा स्टेंजा जो है वो इनका हो गया. पहले स्टेंजा में इन्होंने सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया. There was a girl, she was singing a song, she was cutting the grains and she was binding as well. Her song was a sad one. And then he compared the voice of the girl with two singing birds. First, she said that cuckoo bird of nightingale, who is considered to be having good luck for tired travelers. And second, that is cuckoo bird. The voice of cuckoo bird is a message of the arrival of spring. कि वो जो कोयल की आवाज है बाहर की आमद का जो है पता देती है. मिसिए सॉरी, wait a minute. दो स्टैंजा अभी हमारे कंप्लीट हुए. अब हम जो है वो थर्ड स्टैंजा पढ़ेंगे अभी इसमें. दैट सेज विल नो वन टेल मी व्हाट शी सिंग्स. अरे कोई बताएगा भी वो क्या गा रही है. कुछ समझ में नहीं आ रहा. जमीन आसमान के कुलाबे मिला रहे. उसकी आवाज बहुत अच्छी है, उसकी आवाज कोयल से भी अच्छी है, उसकी आवाज बुलबुल से भी अच्छी है, लेकिन वो क्या गा रही है कुछ पल्ले नहीं पड़ता, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा. विल नो वन टेल मी व्हाट शी सिंग्स. अरे कोई बताएगा वो क्या.
सो विल नो वन टेल मी व्हाट शी सिंग्स, अरे कोई बताएगा भी वो क्या गा रही है। असल में वो जो लड़की है वो गैलिक लैंग्वेज में कोई नगमा गा रही है। गैलिक लैंग्वेज स्कॉटलैंड में बोली जाती है, और जो पोएट है उसको इंग्लिश समझ में आवे, गैलिक ना आवे समझ में। सो ही डज नॉट नो व्हाट शी इज सिंगिंग, उसको पता नहीं है कि वो क्या गा रही है। विल नो वन टेल मी व्हाट शी सिंग्स, क्या कोई बताए कभी वो क्या गा रही है। पहले स्टेंजा में कहा कि जो है वो शी इज सिंगिंग अ मेलनकोली स्ट्रेन्स। पहले स्टेंजा अगर आप जो है उस पर देखें, उसमें लिखा होगा कि वो कोई गमजदा नगमा गा रही है, और अभी कह रहा है कोई बताया कभी वो क्या गा रही है। तो अब कैसे पता चला कि वो गमजदा नगमा गा रही थी? पहले स्टेंजा में तो बोला कि गमजदा सा लग रहा है, कोई दुखी वाला नगमा, और अब कह रहा है कि कोई बताएगा वो क्या गा रही है। गनिया, हाउ डिड ही नो इन फर्स्ट स्टेंजा दैट शी वाज सिंगिंग अ मेलनकोली स्ट्रेन? इसको कैसे पता चला कि जो है ये गमजदा नगमा गा रही थी कोई? Maybe that tune seems to be sad. Exactly. Maybe the tune seems to be sad. Uh, the way we deliver the stanzas or the way we deliver the numbers, जो अशार हैं हम उसको किस तरह से अदा करते हैं, इससे पता चलता है कि क्या चीज़ है। जो गमज़दा गाने होते हैं ना, जो गमज़दा नगमे होते हैं, दुखों वाले होते हैं, वो बहुत स्लो मर मर के गाए जा रहे होते हैं, वो खींच खींच के उसको गा रहे होते हैं। वो सुनने वाले को टाइम देते हैं कि आप फीलिंग लाएं, वो आपके साथ जो वाकयात बीत चुके हैं, आपके साथ जो जुल्म और सितम हुए हैं, उनको इमेजिन करें और रोएं बैठ के। तो इसलिए उसकी टोन जो है वो, उसकी बीट या उसका सुर जो है वो स्लो रखा जाता है, और उसके जो अशार हैं वो बहुत आहिस्तगी से अदा किए जाते हैं। तो वो आवाज से पता चल जाता है हमें कि ये नगमा जो है ना गमज़दा है, लेकिन क्या है एक्चुअल वो पता नहीं। इतना तो पोएट ने गैस किया कि वो नगमा जो था वो बहुत गमज़दा था, बट एक्चुअली व्हाट शी वाज सिंगिंग विल नो वन टेल मी, अरे कोई बताएगा भी कि वो क्या गा रही है। परहैप्स, शायद, द प्लेंटिव नंबर्स फ्लो, कि वो जो कसरत से अशार उसके मुंह से झड़ रहे थे। नंबर का मतलब शेर होता है, नंबर्स का मतलब शेर की प्लूरल अशार। वैसे लिटरल में तो नंबर्स का मतलब होता है 1 2 3 4, लेकिन पोइट्री में नंबर का मतलब होगा शेर। आई विल टेल यू फ्यू नंबर्स आफ्टर दिस क्लास, इस क्लास के बाद मैं आपको कुछ अशार सुनाऊंगा। इसका मतलब ये नहीं सट्टे के नंबर बता दूंगा, ठीक है ना। सो परहैप्स द प्लेंटिव नंबर्स फ्लो, शायद वो जो अशार उसके मुंह से झड़ रहे थे। फॉर ओल्ड अनहैप्पी फार ऑफ थिंग्स, शायद माजी के ना खुशगवार वाकयात के बारे में थे। फार ऑफ थिंग्स, द थिंग्स दैट हैज हैपेंड इन पास्ट, द थिंग्स व्हिच आर अनहैप्पी, जो माजी में ना खुशगवार बातें हो चुकी हैं, ना खुशगवार वाकयात हो चुके हैं, उनकी अक्कासी कर रहे थे वो अशार। एंड बैटल्स लॉन्ग अगो, और उन जंगों की अक्कासी कर रहे थे जो माजी में जंगें लड़ी जा चुकी हैं, शायद कुछ ऐसा था। और या फिर इज इट सम मोर हम्बल ले, ले हेयर मींस सॉन्ग, LAY ले, ले का मतलब होता है सॉन्ग, और इट इज सम मोर हम्बल ले, या फिर और कोई आजजी इनकिसारी वाला नगमा। फैमिलियर मैटर ऑफ टुडे, और अ सॉन्ग दैट हैज करंट अफेयर्स इन इट, ऐसा नगमा जिसमें हालात हाजरा पर बात की जा रही हो सकता है वो कोरोना वायरस की तबाहकारियां गा रही हो, गुनगुना रही हो, हमें क्या पता, हम तो कह रहे क्या बाबा क्या आवाज है, क्या आवाज, बस पता नहीं हमारी बुराइयां कर रही हो, वी डू नॉट। सो और इट इज सम मोर हम्बल फैमिलियर मैटर ऑफ टुडे, हो सकता है कि वो कोई जो नगमा गा रही हो वो आजकल के हालात हाजरा की कोई अक्कासी कर रहा हो। सम नेचुरल सोरो, लॉस और पेन, हो सकता है कोई कुदरती आफत, दुख, मुसीबत, दैट हैज बीन एंड मे बी अगेन, जो उसकी किस्मत में आ चुका है और वो, वेट अ मिनट बेटा, एक
ओके सो सम नेचुरल sorrow, लॉस और पेन हो सकता है कि उसको कोई कुदरती आफत, मुसीबत, दुख ने घेर लिया हो, कोई तकलीफ हो, कोई परेशानी हो, उसे आने वाले मुस्तकबिल में भी कोई जो है वो उम्मीद की किरण नजर ना आती हो, ऐसा लगता हो कोई नुकसान हुआ है और आने वाले मुस्तकबिल में भी होगा, कुछ धोखे मिले हैं और आने वाले मुस्तकबिल में भी मिलेंगे. सो दैट वाज परहैप्स शी वाज सिंगिंग. शायद कुछ इस तरह की चीज थी जो वो खातून गा रही थी. Whatever the theme the maiden sang, now he is concluding it. पहले स्टेंजा में उसने इंट्रोडक्शन दिया, सेकंड स्टेंजा में उसने कंपैरिजन किया, थर्ड स्टेंजा में स्पेकुलेशन यानी उन्होंने अपनी प्रिडिक्शन दी कि परहैप्स ऐसा हो. नाउ ही इज कंक्लूडिंग इट. अब आखिरी स्टेंजा में विलियम वर्ड्सवर्थ इस पोम को कंक्लूड कर रहे हैं. कहते हैं जो कुछ भी उसने गाया, whatever the theme, जो भी उसकी थीम थी, जो भी उसका मकसद था, द मेडिन सैंग, मेडिन ने जो नगमा गाया, मेडिन मीन्स लड़की को कहते हैं, गर्ल को कहते हैं मेडिन. द मेडिन सैंग. If her song could have no ending, it seemed that she was singing an everlasting song. ऐसा लगता था कि ना खत्म होने वाला नगमा है. मतलब वो इतना अच्छा नगमा लग रहा था कि बस जो है वो बंदा सुनता ही रहे. I saw her singing at her work. मैंने उसे देखा, वो नगमे गा रही थी और काम करती जा रही थी. एंड ओवर द सिकल बेंडिंग, उसके हाथ में एक सिकल था. सिकल एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे फसल को काटा जाता है. सो एंड ओवर द सिकल बेंडिंग, वो सिकल जो है वो इस तरह से होता है, चांद की तरह बना हुआ होता है. आप लोगों ने देखा होगा हमारे यहाँ गली कुचों में वो बेचने के लिए आता है, मकई भुट्टे वाला होता है, वो मट्टी सी होती है, उसके अंदर जो है वो उनको भूनता है, उसके हाथ में जो होता है इंस्ट्रूमेंट उसको सिकल कहते हैं. So she was holding sickle in her hand and she was bending. वो फसलों पे झुकी हुई अपने काम में मसरूफ थी, नगमे गाती जा रही थी. I listened, मैंने सुना उसको. Motionless and still, सुनते ही मेरी हरकत रुक गई. दिल की नहीं, कदमों की हरकत. दिल की रुक जाती ना भी सुकून ही मिल जावे. बहरहाल, so I listened, motionless and still. मैंने उसको सुना, मैं बिल्कुल साकित हो गया, अपने हरकत को रोक लिया और बहुत गौर से उसका नगमा सुना. And as I mounted up the hill, और फिर जैसे ही मैं आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा पहाड़ की जानिब, तो जाहिर है जब हम उस सोर्स ऑफ वॉइस जो मीडियम है उसका वहां से दूर होते जाएंगे, कोई शख्स बात कर रहा है, आप उससे दूर होते जाएं तो आवाज कम होती जाएगी और कम हो जाएगी, और दूर चले जाएं और कम आएगी, और बहुत दूर चले जाएं तो एक वक्त ऐसा आएगा वो आवाज आएगी नहीं कान में. तो जाहिर है जब ये पहाड़ पर चढ़ने लगे, उससे जितनी दूर जाते थे उतनी आवाज कम होती जाती थी, कम होती जाती थी. धीरे धीरे वो आवाज जो है वो खत्म हो गई, लेकिन कानों में तो आवाज नहीं आ रही थी. द म्यूजिक इन माई हार्ट आई बोर्ड लॉन्ग आफ्टर इट वॉज हार्ड नो मोर. कि जब वो म्यूजिक कानों में नहीं आ रहा था, मैं अपने दिल से वो आवाज सुन सकता था. उस आवाज ने मेरे दिल में अपना घर कर लिया था. वो आवाज इतनी खूबसूरत थी कि वो दिल में बैठ गई थी. तो जो इस नज़म में विलियम वर्ड्सवर्थ ने लड़की की तारीफ नहीं की है, बल्कि नेचुरल ब्यूटी जो आवाज, कुछ लोगों को अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत खूबसूरत आवाज दी होती है और वो आवाज नेचुरल होती है, तो वो लोगों के दिलों में घर कर लेती है. लोग उस आवाज को याद रखते हैं. अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे दरमियान में नहीं, लेकिन उनकी खूबसूरत आवाजें मौजूद हैं, हमारे दिलों में, हमारे दिमाग में बैठी हुई. जुनैद जमशेद ने जो नगमा गाया दिल दिल पाकिस्तान, वो सेकंड नेशनल एंथम के तौर पर जो है उसको कंसीडर किया जाता है. तो अब जो है वो हमारे दरमियान में मौजूद नहीं, लेकिन उनकी आवाज इतनी अच्छी है कि वो लोगों के दिलों में घर कर गई. सो इसमें हमें उन्होंने ये पॉइंट दिया कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉरएवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस. जो खूबसूरती होती है ना, वो खत्म नहीं होती. जो खूबसूरत चीजें होती हैं वो दिल में अपना घर कर लेती हैं, वो ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं, वो शबी बदल लेती हैं, लेकिन ख़त्म नहीं होती हैं. सो द सॉलिटरी रिपर, एक तन्हा फसल काटने वाली लड़की, अल्लाह ताला ने उसको खूबसूरत आवाज़ दी थी, जो आवाज़ लोगों के दिल में घर कर गई. ठीक है ना, ये हमारी नज़म यहाँ पर ख़त्म होती है. अगर इसमें आपको कुछ पूछना हो तो पूछ लें. अभी टाइम तो काफ़ी सारा है हमारा, तकरीबन 40 मिनट की क्लास बाकी है. ओ नहीं, मेरा मतलब 15 मिनट्स की क्लास बाकी है. बेटा कुछ समझ बिस्मा जहांगीर समझ में आया कुछ, या कुछ भी नहीं आया? बिस्मा,
Bisma is not responding. Ishrat Sayal, can you hear me बेटा? Yes, sir. बेटा समझ में आए? Solitary Reaper poem समझ में आ गई? जी सर. Okay, that's all right. Fine. सर आप मुझे ये जो है पोइटर है इनकी डेट ऑफ बर्थ इसमें नहीं लिखी, क्या आप बता सकते हैं? क्या चीज? बेटा आपकी आवाज जो है ना वो डिस्ट्रैक्ट हो रही है, ग्लिचेस आ रहे हैं उसमें. आप लिख के पूछ लें, ये उस पे चैट पे लिख लें. मैं हाँ मैं आई विल ट्राई. ठीक है ना? अच्छा जी बेटा, अब तक जो हमारा सिलेबस है, वी आर गोइंग अ बिट स्लो, वो थोड़ा सा स्लो चल रहा है. हमारी जो है वो 2 नज़में हो चुकी हैं, द सॉलिटरी रीपर और इसके अलावा द 7 एजेस ऑफ मैन. टेक्स्ट में हमने अब तक सिर्फ एक टेक्स्ट किया है और वो है 20 मिनट्स विद मिसेस जूडी ओकेंटुप. ये हमारा एक चैप्टर हुआ है और 2 नज़में हो गई हैं. इसके अलावा ग्रामर में अभी तक हमने कुछ भी नहीं किया है. और ग्रामर का एक पोर्शन है कंपलसरी, 10 मार्क्स का आता है. सेक्शन सी में आपको दिया जाता है और कहा जाता है कि इन सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज कर दें. सो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन, ये आपका कंपलसरी ग्रामर का क्वेश्चन है. पहले जो पैटर्न था उसमें ग्रामर चॉइस पे होती थी, लेकिन अब जो है वो कंपलसरी कर दी गई है. मतलब ये सवाल आपको लाजमी करना ही है. 5 जुमले तो आपने बनाने ही हैं इनडायरेक्ट नरेशन में, और उसके जो है वो मार्किंग स्कीम भी अच्छी रखी है कि वो 5 सेंटेंसेस अगर आप ग्रामेटिकली करेक्ट करते हैं तो आपको पूरे 10 मार्क्स मिलते हैं. बाकी और किसी क्वेश्चंस में ऐसा नहीं है. अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसमें जो है वो डिडक्ट होके हार्डली 8 मार्क्स मिलते हैं. लेकिन ग्रामर का जो पोर्शन है इसमें आपको फुल मार्क्स मिलते हैं. तो ये वाला जो हमें समझने की इसमें ज़रूरत है, क्योंकि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन जो है वो उसको कम्प्लीटली जो है वो गो थ्रू करना हमारे लिए ज़रूरी है. तो अभी हम उसका जो है वो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर बाकी अगली क्लासेस में और होपफुली हमारी कन्वेंशनल क्लासेस शुरू हो जाएं, अल्लाह करे जो है वो फिजिकल क्लासेस हो जाएं, तो फिर उसमें और बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा. लेकिन अभी तो हम सिर्फ इसका एक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, इसको समझने की कोशिश कर लेते हैं कि ये एक्चुअल होता क्या है, व्हाट एक्चुअली इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन. अभी अगर हम जो है वो so if you have this introduction of direct and indirect narration, तो हमें डायरेक्ट नरेशन क्या होता है और इनडायरेक्ट नरेशन क्या होता है. तो अगर आप जो है वो किसी की कही हुई बात को हू बहू कॉपी टू कॉपी डिटो एज इट इज सामने वाले तक पहुंचा देंगे तो वो डायरेक्ट नरेशन कहलाएगा. डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन बेसिकली ये 2 मोड्स होते हैं. सो डायरेक्ट नरेशन is the mode of communication in which we transfer the message in exact wordings or in exact words. ठीक है. और अगर हम बात करें इनडायरेक्ट नरेशन की, तो दैट इज डायरेक्ट नरेशन. जब आप बात करते हैं व्हाट इज इनडायरेक्ट नरेशन, so that is indirect narration is the mode of communication in which we transfer the message in our own wordings. So that is the difference. डायरेक्ट नरेशन क्या हुआ कि जिसमें हम एग्जैक्ट वर्ड सामने वाले तक पहुंचाते हैं, और इनडायरेक्ट नरेशन वो हुआ जिसमें हम अपने अल्फाज इस्तेमाल करें, मैसेज चेंज ना हो, अल्फाज चेंज हो जाए. किसी की कही हुई बात हमारे पास मौजूद है, अब वो बात हम 2 तरह से आगे पहुंचा सकते हैं. या तो वैसे ही पहुंचा दें या उसमें नमक मिर्च मसाला कुछ थोड़ा सा लगा दें ताकि सुनने वाले को भी मजा आए. हाँ, सो जो हम अपनी तरफ से चेंजिंग करके पहुंचाते हैं बात, और मैसेज को चेंज नहीं, और हम मैसेज को चेंज नहीं करते, अल्फाज को चेंज कर देते हैं बस, तो वो इनडायरेक्ट नरेशन कहलाता है.
अब अगर आपने किसी की कही हुई बात बिल्कुल वैसे ही आगे पहुंचानी है, जैसे हमें अक्सर बातें जो मिलती हैं वो एज इट इज कॉपी टू कॉपी मिलती हैं, जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। अब इसमें कोई किसी ने अपने अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान था एग्जैक्टली वही वर्डिंग में पेश कर दिया गया, तो इसको इन्वर्टेड कॉमास में लिखा जाएगा। द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम सेड, अब उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास में ये बात लिखी जाएगी दैट सीकिंग नॉलेज इज द ड्यूटी ऑफ एवरी मुस्लिम मेल और फीमेल। या फिर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का कोई फरमान हो, द कायदे आज़म सेड, और उसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, फिर लिखा जाएगा यू आर फ्री टू गो टू योर टेम्पल, यू आर फ्री टू गो टू योर मॉस्क और एनी अदर प्लेस ऑफ वर्शिप इन द स्टेट ऑफ पाकिस्तान। अब ये जो बात उन्होंने कही इसको इन्वर्टेड कॉमास में कहा जाएगा, क्योंकि लिखा जाएगा क्योंकि ये उनकी बिल्कुल एग्जैक्टली कही हुई बात थी। तो बिल्कुल इसी तरह से हमें जो बातें दी जाती हैं बोर्ड के हवाले से, हमें डायरेक्ट नरेशन पहले से दी जाएगी। जो भी जुमला होगा वो किसी की कही हुई बात होगी, बिल्कुल वैसे ही लिख दी जाएगी, और हमें कहा जाएगा अब जरा इसको अपने अल्फाज में करके बताओ। मैसेज चेंज नहीं करना, बस अल्फाज चेंज कर दो अपने, बात वही होनी चाहिए, वर्डिंग्स आपकी हो। सो दैट इज इनडायरेक्ट नरेशन, उसको हम इनडायरेक्ट नरेशन कहते हैं। तो जनाब डायरेक्ट नरेशन क्या हुआ, मतलब किसी की कही हुई बात बिल्कुल वैसे ही लिख दी जाए, और हमें इम्तिहान में डायरेक्ट नरेशन ही दी जाती है और कहा जाता है कि इसको आप इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करें। अब जनाब अगर एक डायरेक्ट नरेशन हमें दी जाती है, मिसाल के तौर पर ये जुमला लिखा हुआ है, अगर आप जो है वो स्क्रीन पर देखें तो she said to me you have not sent me email, ये एक सेंटेंस है। सो ये जुमला आपका डायरेक्ट नरेशन है, क्योंकि इसमें इन्वर्टेड कॉमास भी दिए गए। ये सेंटेंस है। अब अगर आप इस सेंटेंस को गौर करें ना, इसके दो पार्ट्स बनते हैं। एक पार्ट तो आपका जनाब बनता है ये यहां से, दैट इज दिस वन, शी सेड टू मी, ये एक सेंटेंस कहलाया। और एक पार्ट इसका बनता है दैट इज दिस वन, यू हैव नॉट दिस, यू हैव नॉट सेंड मी ईमेल। अब ये जो पहला पार्ट है जिसमें किसी ने बात कही है और किसी शख्स से कही गई है, इसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच, दैट इज कॉल्ड रिपोर्टिंग स्पीच, दिस पार्ट इज कॉल्ड रिपोर्टिंग स्पीच। अब अगर इसको जो है वो दैट इज रिपोर्टिंग स्पीच, और ये जो कुछ इन्वर्टेड कॉमास में लिखा हुआ है वो कहलाता है रिपोर्टिंग स्पीच। दैट्स रिपोर्टिंग स्पीच, जो रिपोर्ट इन्वर्टेड कॉमा से बाहर है, सॉरी, रिपोर्टिंग स्पीच हमारी इन्वर्टेड कॉमा से बाहर होती है, और रिपोर्टेड स्पीच जो है वो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है। इसको हम कहेंगे, इस जो लाइन है दैट वुड बी कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच, इसको हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है ना। तो डायरेक्ट नरेशन में हमें दो किस्म के जुमले दिए जाते हैं, एक जुमला कहलाता है रिपोर्टिंग स्पीच और एक जुमला कहलाता है रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है। तो अब अगर हमें सेंटेंस दिया हुआ है तो हमें पहले उसको क्लासिफाई करना होगा, इसमें रिपोर्टिंग स्पीच कौन सी है और रिपोर्टेड स्पीच कौन सी है। जब आपको पता चल जाता है इसमें शी सेड टू मी ये रिपोर्टिंग स्पीच है, और यू हैव नॉट सेंट मी ईमेल ये रिपोर्टेड स्पीच है, तो हम चेक करते हैं कि रिपोर्टेड स्पीच में हमें प्रोनाउंस कौन कौन से दिए गए हैं और वो कितने पर्सन्स हैं। प्रोनाउंस हमारे होते हैं थ्री टाइप्स के, थ्री पर्सन्स होते हैं प्रोनाउंस। सबसे पहले हमारे आते हैं फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में
हमें दो दिए जाते हैं, आई और वी, और इससे मिलकर जितने भी प्रोनाउंस बनते हैं वो सारे के सारे फर्स्ट पर्सन कहलाते हैं। जैसे आई से मिलकर बनने वाले प्रोनाउन होते हैं माई, मी, माइन, माई सेल्फ, और वी से मिलकर जो प्रोनाउन बनते हैं आवर, आर्स, अस, आवरसेल्व्स। ठीक है, ये सारे आपके हो गए फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। इसके बाद बारी आती है सेकंड पर्सन प्रोनाउन की, कि सेकंड पर्सन प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं जनाब। सेकंड पर्सन प्रोनाउन हमारे होते हैं दैट इज सेकंड पर्सन प्रोनाउन, पहले तो दाव भी होता था एक वर्ड, अब वो खत्म कर दिया गया है, उसमें सिर्फ अब यू रह गया है, ये सेकंड पर्सन होता है यू। और इससे मिलकर बनने वाले प्रोनाउन होते हैं जो सेकंड, यू, योर, योर्स, योरसेल्फ। और एक बहुत पुराना है, पहले एक और नाम होता था, अब वो पोएट्री में इस्तेमाल होता है लेकिन इतना ज्यादा जो है वो इंग्लिश में उसका यूजेज नहीं है, उसको हम कहते हैं दाव और दाई, दी, दाइन, दाई सेल्फ। लेकिन अब चूंकि ये वाले वर्ड इतने ज्यादा इस्तेमाल नहीं होते तो अब जो है वो बेचारा ये इकलौता रह गया यू। यू हमारा जो है वो सेकंड पर्सन प्रोनाउन कहलाता है, और इसको जो है वो मैं कर देता हूँ, ठीक है ना। सो ये हो गया वर्ड सेकंड पर्सन। इसके बाद जो है वो थर्ड पर्सन प्रोनाउन आते हैं। अब जो बाकी बचते हैं प्रोनाउन वो थर्ड पर्सन कहलाते हैं। थर्ड पर्सन प्रोनाउन हमारे होंगे, जो रिमेनिंग रह गए जितने भी वो हैं वो सारे के सारे थर्ड पर्सन हैं। यानी ही का मतलब वो, यानी ही का मतलब वो, शी का मतलब वो, इट का मतलब वो, और दे का मतलब वो। इट का मतलब ये होता है बहरहाल, ये सोतेला है। सो ही, शी, इट, ये जो है वो आपके थर्ड पर्सन हुए। और इनसे मिलकर बनने वाले जो प्रोनाउन हैं यानी हिज, हिम, हिमसेल्फ, हर, हर्स, हरसेल्फ, इट्स, इटसेल्फ, और इसी तरह से देम, देयर, देयर्स, देमसेल्व्स। ये सारे हो गए आपके थर्ड पर्सन प्रोनाउन।